रविशंकर प्रसाद जी। उप सभापति महोदय, आपने हमें केंद्रीय बजट 2017-18 में साधारण चर्चा पर बोलने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के नेताओं को, माननीय प्रोफेसर साहब को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2012 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसके तहत उत्तर प्रदेश में सारे वादे पूरे करने का काम किया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, तो हम समझते हैं कि इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये बजट निराश करने वाला है, दिशाहीन बजट है, किसान गांव गरीब विरोधी बजट है। बजट भाषणबाजी के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। इसमें युवाओं के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चुनाव के समय कहा कि हम सभी को रोजगार देंगे। 3 साल बीतने जा रहे हैं, किसी को एक भी आदमी को रोजगार नहीं दे पाए। 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात कही थी, तो 2 करोड़ में 2000 व्यक्तियों को रोजगार भी नहीं दे पाए। और नोटबंदी के बाद करोड़ों लोगों की नौकरियां जिस तरह से चली गई, लोगों ने आत्महत्याएं की, लाइन में खड़े हुए लोग सैकड़ों मरे, उनके प्रति आज तक इन्होंने संवेदना तक नहीं व्यक्त की। इससे खराब बात क्या हो सकती है। बजट में स्पष्ट दृष्टि की कमी रही। इसमें किसानों, युवाओं एवं नौकरी पैदा करने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मानवर जिस तरह से इन्होंने, अभी झा साहब हमारे बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, वैसे चिदम्बरम साहब ने इनको आईना दिखाने का काम किया, बताया है कि आप देखिए क्या आपने कहा था और क्या किया है। आज देश में नौजवान, किसान, गरीब परेशान है। अगर ये तुलना करते हैं विदेशों की, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व टूर में जाते हैं, वहां रोजगार की गारंटी है। जो भी बच्चा बैचलर हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, उसको रोजगार की गारंटी है। हर वर्ष हम करोड़ों बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से रखा था कि केंद्र सरकार जब नोटबंदी कर सकती है तो ऐसा कानून बनाए कि पूरे देश के नौजवानों को जो 18 साल से अधिक उम्र का हो जाए, जिसको वोट देने का अधिकार है, तो उसको नौकरी पाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बजट में यहाँ कहीं अता पता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, आज देश किधर जा रहा है। इनके नेतागण जिस तरह से भाषणबाजी करते हैं, तमाम जगह दंगे फैल जाते हैं, अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। गुजरात में तमाम लोगों की दुकानें, तमाम लोगों के मकान लुटे। हरियाणा में तमाम लोगों के घर लुटे, तमाम लोगों की दुकानें लुटी। उसके बारे में आज तक उनको 10 रुपए की भी मदद नहीं दी गई। मानवर, आज बजट में इन्होंने जो कहा है, हम कहना चाहते हैं कि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, आप बड़े बड़े वादा करते हो, तो लेकिन देश में ये दोहरी शिक्षा प्रणाली है, इसको खत्म करने के लिए आपने क्यों नहीं प्रावधान किया। गरीब का बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी में, और मिड डे मील लागू आपने कर दिया। सड़ा गला खाना, वही चावल, बीमार हो जाते हैं। कितने बच्चे बीमार हो गए, मर गए, उसके जिम्मेदार कौन है। जब बच्चा स्कूल आता है, कटोरा लिए आता है, अपना थाली लिए आता है, और जब खाना पकने लगता है तो निगाह उधर जाती है, मास्टर की भी निगाह उधर रहती है कि कहीं बनाने वाला चोरी न कर ले। बच्चा खाना खाकर केवल अपने भोजनालय प्राइमरी स्कूलों को बना दिया है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी में, अमीर का बच्चा पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में।
हमारी पार्टी की मांग है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहते हैं कि दोहरी शिक्षा पढ़ाई खत्म करना चाहिए, सभी को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मानवरों से इन्होंने चिकित्सा के बारे में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 3 साल में क्या किया आपने? आप 2025 की बात करते हो, 19 तक आपको रहना है। कैंसर से पूरे देश में लोग परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, उसकी तर्ज में आपको हर स्टेट में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की व्यवस्था करना चाहिए। आज लोग पैसे, बड़ा आदमी तो 40 लाख 50 लाख खर्च करके विदेश में इलाज करा लेता है। आज कैंसर की बीमारी पूरे देश में भयावह रूप में पैदा हो गई है, उसके लिए केंद्रीय बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। मानव और कृषि के बारे में इन्होंने फसल बीमा, सिंचाई, हेल्थ कार्ड, इसके लिए 10 लाख करोड़ कर्ज देने के लिए बात की। मानवर, हम लोग किसान के बेटे हैं, इनका क्रेडिट कार्ड, इनका बैंक मैनेजर बिना रिश्वत के क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता, और जब रिन्यूअल कराना होता है, उसकी लिमिट बढ़ानी होती है, उससे 10% 15% कमीशन लेके उसी को रिन्यूअल करने का काम करता है। जिस तरह से नोटबंदी में केंद्र सरकार के बैठे हुए बैंक के अधिकारी पूरे देश में काला बाजारियों के बड़े लोगों के, अमीर लोगों के नोट बदल कर उनके घर में पहुंचाने का काम किया। गरीब आदमी 2 महीने लगातार मरता रहा, सैकड़ों लोग मर गए। आज भी लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है अपना पैसा। शादी करना है बेटी की, लोग शादी नहीं कर पाए। क्या जिनके रिश्ते टूट गए हैं उनके रिश्ते वापस करा देंगे आप? क्या जो लोग मर गए हैं नोटबंदी में, क्या उनकी जान वापस कर देंगे? नहीं कर सकते आप। ये सारा दोष आप पे जाएगा, पता चलेगा। अभी ये चुनाव हो रहे हैं, और आगे 2019 में जनता तैयार खड़ी है। नोट की चोट वोट के माध्यम से देने का काम करेगी, तब पता चलेगा इस बजट से। आपने एफडीआई, पहले तो एफडीआई का विरोध करते थे, विपक्ष में थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देश में आ गई और सैकड़ों साल तक देश में काबिज कर लिया। उनको हटाने में हमारे महापुरुषों ने, कितने लोगों ने, महात्मा गांधी से लगा के, चंद्रशेखर, भगत सिंह, आजाद से लगा के कितने लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। आप विदेशी नीति को अपना रहे, विदेशी कंपनियों को ला रहे हो, उनकी कोई गारंटी नहीं है कब लेके पैसे उड़ जाए। इसके लिए आप जो है चिंतित नहीं है। आपने बजट में कहा है कि आपको अमीरों की चिंता है। आप कह रहे हैं हम एनसीआर में मकान सस्ते होंगे। पता लगा लीजिए जितने प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, जितने मकान वाले हैं, मकान बनाने वाले लोग हैं, जब आपने नोटबंदी कर दी और उनके मकान कोई ले ही नहीं रहा, वो लोग सब्जी की तरह पर्चा लेकर गाजियाबाद, नोएडा, कहीं चले जाइए, गुड़गांव, रोड में खड़े होकर एजेंट लोग घूम रहे हैं कि लीजिए हम आपको किस्त में दे देंगे, किस्त में दे देंगे। आपसे सस्ता तो वो लोग बेचारे, जो लोग बिल्डर्स लोग हैं, जो मकान बना करके पछता रहे हैं। आपके बजट में तो पूरी तरह से जो है गरीब से लगा करके सारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। अगर आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लोग नकल, कुछ आपके प्रदेशों को लोग नकल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में आपकी टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए, बच्चों को नेट से जोड़ने के लिए, क्योंकि आज जो भी परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे रेल का टिकट बनवाना हो, परीक्षा फॉर्म भरना हो, या कोई व्यवस्था करनी हो, बिना नेट के काम नहीं चलता। उन्होंने 20 लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया है। 55 लाख से ज्यादा समाजवादी पेंशन देने का काम किया है। जो वृद्धाएं हैं, जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं थे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पूरे देश में गरीब लोगों का सर्वे कराना चाहिए था। कितने लोग देश में गरीब हैं आपको पता, आज तक पता नहीं कितने देश में गरीब हैं। उनका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए, और जो बने भी तो बीपीएल का नाम एपीएल में, एपीएल का नाम बीपीएल में। आपने ये काम किया।
लोहिया आवास योजना उत्तर प्रदेश से सीखिए। आप 70,000 1 लाख का मकान दे रहे हो, और बड़ा आदमी 1 लाख में 5 स्टार होटल में एक दिन का किराया उसके 1 लाख का होता है, और गरीब के लिए 1 लाख उसके मकान दे रहे हो। महंगाई आसमान में चली गई है। आपकी नोटबंदी और तमाम नीतियों के कारण बालू के दाम, मैंने कल उठाया था मामला, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बालू खनन हो रहा है, 1 लाख का 1 ट्रक बालू मिल रही है, वो भी चोरी से बालू उठा रहे हैं। अगर कोई व्यापारी 3 लाख रुपया लेकर के कहीं जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन वाले उड़नदस्ता घूम रहा है, इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, वहां एक एक ट्रक से 10-10 हजार रुपया वसूला जा रहा है, और एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपया वसूला जा रहा है। वो आपको पता नहीं है। आपको चूंकि जानते हैं कि सब हमारे आदमी हैं, हमारी सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 108 नंबर 102 नंबर समाजवादी एम्बुलेंस व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने चालू की। कितने लाखों महिलाओं को जो प्रसव से पीड़ित हैं, जो एक्सीडेंट दुर्घटना से लोग पीड़ित हैं, लाखों लोगों को जान बचाने का माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 100 नंबर हर 10 किलोमीटर में एक जो है पुलिस की गाड़ी खड़ी उत्तर प्रदेश में, चले जाइए, इतनी शानदार पुलिस की व्यवस्था हो गई है। दिल्ली में क्या स्थित है, जब आपका नंबर आए बोल लेना। बोलो आपस में मत बोलिए। मध्य प्रदेश को बोल के दिया है। नहीं प्रभात झा जी, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया और जो केंद्र सरकार से पैसा मांगा पुलों के लिए, सड़कों के लिए, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का सौतेला व्यवहार किया, कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन बधाई देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने आगरा लखनऊ जैसा हाईवे बना के तैयार किया, जिसमें लाखों विमान उतार के पूरी दुनिया के लोगों ने देखने का काम किया है। मानवर, इनका बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। हम चाहते थे कि मनरेगा में, हम किसान लोग हैं, मनरेगा में ऐसी व्यवस्था, खेत का पानी खेत में होना चाहिए। मनरेगा में जिसका खेत है उसी को काम मिले, अपने खेत में तालाब बना ले, और उस तालाब में थोड़ा सा पक्का पाउंड बना ले, क्योंकि पानी जल्दी खत्म हो जाता है, आखिरी फसल के लिए उसको पानी नहीं रह जाता है। तो इसमें कोई, इनके बजट में कोई किसान के सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल दिशाहीन बजट है इनका। छात्रों के लिए शिक्षा, ऋण व्यवस्था, इसमें बजट में कहीं व्यवस्था नहीं है। आज जो स्टूडेंट है, जो छात्रों की फौज है, परेशान है। बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था आपको करना चाहिए। इतना ब्याज का कर्जा हो जाता है कि अगर उसको बेचारे को नौकरी नहीं मिली तो या तो वो फांसी लगा लेता है, या तो घर छोड़कर भाग जाता है, या उसका मकान कुर्क कर लिया जाता है। ये छात्रों की हालत हो गई है। तो इसमें आपके बजट में छात्रों की ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे देश का छात्र निराश है, और बेरोजगारी बढ़ावा देने वाला आपका ये बजट है। मानवर, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में हर 3 साल में सूखा पड़ता है, कोई ऐसा समय नहीं है। वहां का पूरा किसान भुखमरी कगार पे आ गया है, पलायन कर रहा है। वहां पर ना तो सिंचाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ से हर किसान बर्बाद हो जाता है। वहां अन्ना प्रथा, हम कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हमारे यहां लाखों गायें किसानों का फसल उजाड़ रही हैं। आप गौ माता कहते हो, उन गौ माता को लेकर के आप उनके लिए पशु आश्रय केंद्र खुलवा दीजिए, या गौशाला खुलवा दीजिए, चारा पानी की व्यवस्था करा दीजिए। इस बजट में 1 रुपए का भी आप दुहाई देते हो गौ माता की, लेकिन 1 रुपए का भी अन्ना प्रथा बंद करने के लिए कोई आपके बजट में व्यवस्था नहीं है। हमारा बुंदेलखंड का किसान ऐसे ठंडक में, जाड़े में अपने खेत में पड़ा है, परेशान है। अगर नींद लग गई, प्रेमचंद की कहानी पूछ की ठंड वाली उसका लेख है, पूरा का खेत, अगर 2 बजे रात में ठंड लग गई, पूरा का पूरा खेत उसका चल जाता है, जिससे किसान बर्बाद हो गया है। मानवर, इन्होंने
2022 तक सभी को मकान देने के लिए कहा। 20,000 करोड़ रुपया में 30 मीटर से 60 मीटर के मकान बनाने के लिए 4,000 करोड़ की व्यवस्था इन्होंने किया है और 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था के लिए कहा, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। मानवर, मैं इनसे पूछूंगा कि आपने 2014 से लगा के 2017 तक कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? मानवर, रक्षा के संबंध में हम कहना चाहेंगे, हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब देश के रक्षा मंत्री थे, सियाचिन की पहाड़ियों में, कारगिल में जाकर के देखने का काम किया और वहां जो फौजियों की परेशानी थी उन परेशानियों को दूर करने का काम किया। और उस समय अगर कोई फौजी शहीद होता था उसका टोपी और उसका 1 महीने की तनख्वाह आया करती थी। हम बधाई देना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव जी को, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जब उस रक्षा मंत्री थे कि उस फौजी की जो शहीद होता है उनकी मिट्टी, उनकी अर्थी जो है हवाई जहाज से उनके घर पहुंचाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कराया। वो 20 लाख रुपए से ज्यादा उसकी पत्नी को, उसके आश्रित को मदद होती है। मानवर, आज 30 किलोमीटर से ज्यादा चीन की तरफ से हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। आज हम अपने देश में रोजगार की चिंता करते हैं। चीन का व्यापार जिस तरह से हमारे देश में बढ़ा है, हमारे देश के कुटीर उद्योग धंधे सारे के सारे चौपट हो गए। चीनी उत्पाद हमारे देश में बढ़ा है और घरेलू उत्पाद हमारा घटा है। सारी मिल, चाहे पेपर मिल हो चाहे कपड़ा मिल हो, सारी की सारी बंद हो रही। खिलौना से लगा के, छोटी मोटी चीजों से लगा के पूरा देश चाइना बाजार से पटा है। कैसे आप अपने देश को तरक्की कर सकते हो? एक तरफ आपकी सीमा में कब्जा कर रहा है, आपके व्यापार में कब्जा कर रहा है, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो। और पिछले वर्ष आपने जो बजट रखा था उसमें कम से कम आपको 20 से 30% की बढ़ोतरी करना चाहिए था। तब हम मानते कि नहीं, आपने कुछ बजट में कुछ व्यवस्था किया है। मानवर, हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में जहां 8% लोग खेती करते हैं, वहां की सरकार किसान को सारी सहूलतें देती है और उनकी उत्पादन लागत से लगा के नफा लगा करके पूरा का पूरा उनका जो है समर्थन मूल्य तय करती है और सारा उनका जो है उत्पाद सरकार खरीदने का काम करती है। और हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ किसान मर रहा है, घाटे की खेती कर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। इस समय मटर, आलू, टमाटर लोग बांट रहे हैं कि ले जाओ भैया, खेत से अपना उखाड़ ले जाओ, लागत तक नहीं आ रही। ये आपके बजट का प्रभाव पड़ा है, नोटबंदी का प्रभाव पड़ा है, आत्महत्या कर रहे लोग। मानवर, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। पहले गांव में दशहरा के मौके में गांव-गांव में लोग कबड्डी और पहलवानी के लिए गांव-गांव में लोग कुश्ती लड़ा करते थे। हमारे देश से खेल पलायन कर रहा है। जितने भी आपके ओलंपिक खेल हो रहे पूरे विश्व में, हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। कितने गोल्ड मेडल ला रहे हो? 3 साल में कितने गोल्ड मेडल लाए हो बताओ? एक भी लाए हो तो बता दो। आपने उन खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की? आपके जो राष्ट्रीय खेल विकास प्राधिकरण है वो आज कटोरा लिए बैंकों के पास, तमाम कंपनियों के पास घूमता रहता है। उसके पास बजट की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग की सफाई के लिए, पुताई के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खेलों के लिए आपने 350 करोड़ रुपए का बजट दिया जो ऊंट के मुंह में जीरा है। इंटरनेट की व्यवस्था अच्छा काम है, लेकिन गांव में जाके पूछिए, लोग
ट्यूबवेल में दूसरे गांव में अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए अपना मोबाइल रखाते हैं, उनकी बैटरी बदल देते हैं लोग। आज तक 70 साल हो गए, गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई। हम कैसे जो है कैशलेस भारत बनाएंगे, कैसे नेट बैंकिंग की व्यवस्था कराएंगे? अभी मैंने उस दिन बताया था, कहा था कि हम लोग करोड़ों रुपया, अरबों रुपया स्वच्छ भारत अभियान में चला रहे हैं। लोगों के लिए मकान नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है। एक तरफ आप सिखा रहे हो करोड़ों रुपया लगा करके कि कहां आपको शौच करना चाहिए, कहां शौच नहीं करना चाहिए, उसमें आप खर्चा कर रहे हो। और कह रहे हो कि एटीएम पेटीएम चलाओ, जिसको शौच का सहूलियत नहीं है उसको, तो उसको पेटीएम एटीएम कैसे चलाएगा? पहले आपको उसको शिक्षित करना होगा, उसको मकान की व्यवस्था करना होगा, पढ़ाई का इंतजाम करना होगा, दवाई का इंतजाम करना होगा, तब आपका पेटीएम एटीएम वो किसान गरीब यूज कर पाएगा। मानवर पूरे देश में बैंक, जब आपका नंबर है तब बोल लीजिएगा। पूरे देश में ग्रामीण बैंकों लीजिए पहले बाद को खत्म करने का काम मानवर पूरे देश में बैठिए, हमारी बोलने दीजिए। केंद्र की सरकार ने बैंकों को, ग्रामीण बैंक रूरल बैंक है, उनको खत्म करने का काम किया है। उसमें पूंजीपतियों को के हवाले कर दिया ग्रामीण बैंकों को। महात्मा गांधी जी ने कहा था, सपना देखा था, देश आजाद होने के बाद हर गांव में एक नया पंचायत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। अब आप शेयर होल्डर प्राइवेट कर दिए ग्रामीण बैंकों को पूरे देश में, तो कैसे लोग अपना ये नेट बैंकिंग और कैसे आदान प्रदान करेंगे? आप कह रहे हैं कि मजदूरी भी आप जो है बैंक से लेन देन करेंगे, जब आपके पास गांव में बैंक है नहीं, गांव में व्यवस्था आपकी है नहीं, तो कैसे आप ये व्यवस्था करा सकते हैं? मानवर आज देश में लोग परेशान हैं। हमने बता दिया आपको, इन्हें ऋण की चिंता है कि ऋण दे करके हम बैंकों को और मजबूत कर देंगे। जिस तरह से नोटबंदी करके इन्होंने बैंकों को मजबूत कर दिया, अब बैंक वाले मालोमाल हो गए। मानवर आज पूरा हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद है। हम लोगों ने मांग किया था कि कम से कम आपने 15 लाख रुपया देने का कहा, वादा किया था, आप बुंदेलखंड के किसानों का ही कर्जा माफ कर देते या 15-15 लाख रुपए दे देते, ना पूरे देश के देते। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं। बजट में हम लोगों ने कई बार मांग किया कि बुंदेलखंड की तमाम ट्रेनें हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए लगातार हम लोगों की मांग चली आ रही है। लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में, बंबई जाते हैं, तुलसी इस पे चलती है, उनको रेगुलाइज करने का पर डे प्रतिदिन करने का काम करिए। तुलसी है, रीवांचल एक्सप्रेस है जो कि बुंदेलखंड को जोड़ती है, तो कानपुर इलाहाबाद से न होकर के बांदा से आए, इस तरह से और तमाम गाड़ियां हमने राष्ट्र भाषण में दिया है, उनको जोड़ने का काम करें। मानव ये इनका बजट जो है पूरी तरह से दिशाहीन है, किसान गरीब विरोधी है। इन्होंने 1,10,000 करोड़ औद्योगिक घरानों के लोगों का माफ करने का काम किया है, किसानों का 1 रुपया भी माफ करने का काम किया है। इसलिए मैं इस बजट का जो है विरोध करता हूं और कहता हूं कि इसमें आप संशोधन करिए और गरीबों के लिए करिए, उद्योगपतियों की बात छोड़िए। अब गरीबों को कुछ इसमें स्थान दीजिए, किसानों को स्थान दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वम्बर प्रसाद निषाद जी।